मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं नल नाम के एक बेहद खतरनाक विलन को, जो खुद को अंधेरे का भगवान और सारी दुनिया को तबाह करने वाला बताता है। वो एक बहुत ही अंधेरे और कैद खाने जैसे प्लैनेट पर बंद है। नल बताता है कि बहुत साल पहले जब उसके साम्राज्य में रोशनी आई थी तो उसके खुद के बनाए हुए सिम्बायोट बच्चों ने उसको धोखा देकर यहाँ कैद कर दिया था। लेकिन अब एक कोडेक्स बन चुका है जो उसकी इस जेल की चाबी है। नल अपने खूंखार शिकारी मॉन्स्टर्स को ऑर्डर देता है कि पूरी यूनिवर्स में जहां भी वो कोडेक्स है उसे ढूंढ कर लाओ, ताकि वो आज़ाद हो सके और सारे सिम्बायोट्स को ख़त्म कर सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बार पर, जहां एडी ब्रॉक बैठा हुआ है। एडी नशे में धुत है और बारटेंडर से इस यूनिवर्स के सुपर हीरो और एक पर्पल एलियन के बारे में बात कर रहा है जो स्टोन्स से बहुत प्यार करता था। एडी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एलियंस को पत्थर नहीं बल्कि इंसानों के भेजे खाना पसंद होता है। तभी वहां का बारटेंडर बताता है कि उस एलियन ने उसकी फैमिली को 5 साल के लिए गायब कर दिया था। वेनम तभी एडी को टोकता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा नशे में हैं और अगले ही पल एक झटके के साथ वो दोनों अपनी पुरानी यूनिवर्स के एक बार में वापस टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वेनम कहता है कि वो इस मल्टीवर्स के चक्कर से थक चुका है। वहां बार में चल रहे टीवी पर न्यूज आती है जहां बताया जाता है कि सैन फ्रांसिस्को में डिटेक्टिव पैट्रिक मलिगन की अजीब हालत में मौत हो गई है और पुलिस इसके लिए रिपोर्टर एडी ब्रॉक को ढूंढ रही है। एडी समझ जाता है कि सब लोग उसे ही कातिल मान रहे हैं। वो तय करता है कि वो अब सैन फ्रांसिस्को वापस नहीं जा सकता और ना ही मेक्सिको में छुप कर रह सकता है। तभी उसे याद आता है कि एक जज ने उसे न्यूयॉर्क से निकलवाया था और उसके पास उस जज की बहुत सारी खुफिया जानकारी पड़ी है जिससे वो उसे ब्लैकमेल करके अपना नाम साफ कर सकता है। वेनम भी न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखनी है। रास्ते में उन्हें एक जगह पर कुछ गुंडे मिलते हैं जो कुत्तों की लड़ाई करवा रहे होते हैं। वेनम कहता है कि वो बाकी सब बर्दाश्त कर सकता है पर कुत्तों की लड़ाई नहीं। गुंडे एडी को घेर लेते हैं और उसे वहां से जाने नहीं देते। एडी उन्हें वार्निंग देता है कि उसके अंदर एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक मॉन्स्टर है जो उनका सिर काट सकता है। वेनम अंदर से बोलता है कि वो उन गुंडों को खा जाएगा। एडी गुंडों को एक आखिरी मौका देता है पर वो नहीं मानते, जिसके बाद वेनम बाहर निकलकर उन गुंडों की बुरी तरह पिटाई कर देता है और उन्हें खा जाता है। वो उन सारे कुत्तों को आज़ाद कर देते हैं। इसके बाद सीन एक टॉप सीक्रेट अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस में चला जाता है जहां सिम्बायोट्स पर रिसर्च चल रही है। वहां जनरल स्ट्रकलैंड और डॉक्टर टेडी पेन के बीच बहस चल रही होती है। स्ट्रकलैंड इन एलियंस को खतरा मानता है जबकि डॉक्टर पेन उन्हें बचाना और उनसे बात करना चाहती है। वहां उन्होंने डिटेक्टिव मलिगन को एक नए सिम्बायोट के साथ बॉन्ड करके जिंदा रखा हुआ है। मलिगन उन्हें वार्निंग देता है कि नल के शिकारी उन्हें ढूंढ रहे हैं और अगर वो अर्थ पर आए तो सब कुछ तबाह कर देंगे। तभी सीन दोबारा एडी पर आता है जो एक फ्लाइट के ऊपर वेनम की मदद से चिपक कर न्यूयॉर्क जा रहा होता है, पर रास्ते में ही उन पर नल का भेजा हुआ वो खूंखार मॉन्स्टर जेनोफेज हमला कर देता है। वेनम डर जाता है और तुरंत छुप जाता है क्योंकि अगर वो अपने असली रूप में बाहर आया तो उसका कोडेक्स का सिग्नल उस शिकारी तक पहुंच जाएगा। अटैक की वजह से एडी प्लेन से नीचे एक झरने में गिर जाता है। मूवी की कहानी में आगे हम देखते हैं कि एडी एक सुनसान रेगिस्तान जैसे इलाके में होश में आता है जहां उसे बेहद खतरनाक सिरदर्द महसूस हो रहा होता है। वेनम उसे बताता है कि वे दोनों एक बहुत ही बड़े मौत के कुएं यानी एक जेनोफेज के सामने से बचकर निकले हैं। एडी गुस्से में बताता है कि उसे चक्कर आने की बीमारी है और वेनम ने उसे बिना सोचे समझे एक बड़े हवाई जहाज से नीचे फेंक दिया। वेनम तब पूरी बात समझाता है कि वो राक्षस एक सिम्बायोट शिकारी है और उसे उनके अंदर का कोडेक्स चाहिए। वेनम बताता है कि जब उसने एडी को जिंदा किया था तब उन दोनों की अलग अलग जान मिलकर एक चाबी बन गई थी जिसे कोडेक्स कहते हैं। अगर वो शिकारी उनके अंदर से ये कोडेक्स निकाल लेता है तो उनका बनाने वाला नल हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा और पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब भी वेनम अपने असली रूप में बाहर आएगा तो कोडेक्स से एक संकेत निकलेगा जिससे वो शिकारी उन्हें तुरंत ढूंढ लेगा। इसका मतलब अब वेनम बाहर नहीं निकल सकता। इसी दौरान न्यूयॉर्क के रास्ते में उन्हें एक घोड़ा दिखता है। वेनम मस्ती मस्ती में उस घोड़े के अंदर चला जाता है और उसे एक सिम्बायोट घोड़े में बदल देता है। एडी उस पर बैठता है और वेनम पूरी ताकत से उसे दौड़ाता है जिससे वे बहुत तेजी से रेगिस्तान पार करने लगते हैं। लेकिन तभी उन पर सेना के भेजे हुए विशेष जवानों का हमला हो जाता है जो हवाई जहाज से कूदने वाले एक आदमी की खबर मिलने पर वहां पहुंचे थे। सेना के जवान एडी को घेर लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहां वही खूंखार जेनोफेज राक्षस आ जाता है और सेना के लोगों पर हमला कर देता है। चारों तरफ खून खराबा शुरू हो जाता है और वो राक्षस सेना के जवानों को जिंदा चबाने लगता है। किसी तरह वेनम एडी को बचाकर वहां से भाग निकलता है। एडी परेशान हो जाता है कि अब उनके पीछे पुलिस, सेना और एक नरक का राक्षस तीनों पड़े हुए हैं।
दूसरी तरफ एरिया 51 के भूमिगत केंद्र में जनरल स्ट्रिकलैंड और डॉक्टर पेन दोबारा उस सिम्बायोट के पास जाते हैं जो डिटेक्टिव मलिगन के अंदर है। टॉक्सिन उन्हें साफ साफ चेतावनी देता है कि नल का वो शिकारी धरती पर आ चुका है और वो सिर्फ वेनम को ढूंढ रहा है क्योंकि चाबी उसी के पास है। टॉक्सिन बताता है कि अगर सिम्बायोट और उसका जरिया दोनों जिंदा रहे तो कोडेक्स जिंदा रहेगा, और अगर दोनों में से एक भी मर गया तो कोडेक्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह सुनकर जनरल स्ट्रिकलैंड फैसला करता है कि दुनिया को बचाने के लिए उन्हें एडी ब्रॉक या वेनम को मारना ही होगा ताकि नल कभी आज़ाद ना हो सके। रेगिस्तान में आगे बढ़ते हुए एडी को एक परिवार मिलता है जिसका मुखिया मार्टिन नाम का एक आदमी होता है। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक गाड़ी में सफ़र पर निकला है। मार्टिन दूसरे ग्रह के जीवों का बहुत बड़ा दीवाना है और उसका सपना है कि वो एरिया 51 बंद होने से पहले वहां कोई एलियन देख सके। मार्टिन एडी को भूखा और परेशान देखकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और उसे खाना देता है। गाड़ी के अंदर वेनम को मांस और चॉकलेट की खुशबू आती है तो वो अंदर ही अंदर मचलने लगता है, पर एडी उसे शांत रहने को कहता है। मार्टिन जब एडी से पूछता है कि क्या वो एलियन पर भरोसा करता है तो एडी दबे शब्दों में कहता है कि हाँ, वो बहुत बड़ा यकीन रखने वाला इंसान है। इसके बाद वो पूरा परिवार गाड़ी में गाना गाने लगता है और एडी धीरे धीरे उनके बच्चे लीव से बात करता है जो एलियन से डर रहा होता है। एडी उसे दिलासा देता है कि एलियन असली नहीं होते और वो सुरक्षित है। मार्टिन उन्हें बताता है कि वे लोग सीधा लास वेगास जा रहे हैं और एडी उनका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि न्यूयॉर्क जाने के लिए वेगास उनके रास्ते में ही था। कहानी में आगे हम देखते हैं कि मार्टिन और उसका परिवार एडी को अपनी गाड़ी में लास वेगास लेकर आ जाते हैं। लास वेगास पहुंचते ही एडी को पता चलता है कि उनके पास केवल $20 बचे हैं। वेनम उसे बोलता है कि न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए एक शानदार गाड़ी, गाने बजाने का सिस्टम और ठंडक देने वाली एसी का इंतजाम वो खुद करेगा। वेनम की योजना जुआ खेलकर उन $20 को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की होती है, लेकिन जैसे ही वे होटल के अंदर जाने लगते हैं वहां का सुरक्षा जवान एडी को रोक देता है क्योंकि एडी के कपड़े बहुत गंदे और फटे हुए होते हैं। वेनम को गुस्सा आ जाता है और वो सुरक्षा जवान को पीछे ले जाकर बेहोश कर देता है। एडी इस बात पर वेनम से नाराज होता है, पर वेनम कहता है कि वे लोग वैसे भी भगोड़े हैं और उन्हें भेष बदलने की जरूरत थी। इसके बाद एडी उस सुरक्षा जवान के अच्छे कपड़े और जूते चुराकर पहन लेता है। कपड़े बदलने के बाद वे होटल के अंदर जाते हैं। वेनम उस $20 को मशीन में लगाता है और जुआ खेलना शुरू करता है। वेनम को पहली बार जुए की लत का एहसास होता है और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे उसकी सारी परेशानियां गायब हो गई हैं। लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती और वे अपने सारे पैसे हार जाते हैं। वेनम गुस्से में मशीन पर लात मारता है जिससे एडी का पैर भी चोटिल हो जाता है। तभी अचानक एडी को वहां मिसेस चैन दिखाई देती हैं जो उनकी पुरानी जान पहचान वाली महिला हैं। मिसेस चैन लास वेगास में जुए में बहुत बड़ी रकम जीत चुकी होती हैं, जिसके कारण होटल वालों ने उन्हें पहनने के लिए महंगे कपड़े और रहने के लिए सबसे शानदार कमरा दिया हुआ होता है। मिसेस चैन एडी को अपने कमरे में साफ होने के लिए बुलाती हैं और कमरे में खाना मंगवाती हैं। दूसरी तरफ होटल के खुफिया कैमरे की मदद से सरकारी एजेंसी को पता चल रहा होता है कि एडी ब्रॉक लास वेगास के उसी होटल में मौजूद है। सेना का बड़ा अफसर जनरल स्ट्रिकलैंड तुरंत अपनी विशेष टुकड़ी को एडी को पकड़ने के लिए रवाना कर देता है। इधर होटल के शानदार कमरे में मिसेस चैन एडी को अपने साथ नाचने के लिए कहती हैं। एडी मना करता है और वेनम को समझाता है कि अगर वेनम बाहर आया तो शिकारी राक्षस को उनके कोडेक्स का इशारा मिल जाएगा। लेकिन वेनम एडी की एक नहीं सुनता और कहता है कि एडी कभी उसकी बात नहीं मानता। वेनम थोड़ा बाहर निकलकर मिसेस चैन के साथ पूरे जोश में नाचने लगता है। जैसे ही वेनम अपने असली रूप में बाहर आकर नाचता है वैसे ही खिड़की के बाहर वही खूंखार जेनोफेज राक्षस आ धमकता है क्योंकि उसे कोडेक्स का इशारा मिल जाता है। एडी तुरंत समझ जाता है कि वे मुसीबत में हैं। इसके साथ ही जनरल स्ट्रिकलैंड की विशेष टुकड़ी भी कमरे में धावा बोल देती है और वेनम पर हमला करके उसे काबू में कर लेती है। वेनम को कैद कर लिया जाता है और वे उसे सीधे सेना के जमीन के नीचे बने गुप्त केंद्र की तरफ ले जाते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि जनरल स्ट्रिकलैंड की टीम वेनम को पकड़कर जमीन के नीचे बने उसी गुप्त केंद्र में ले आती है। वहां एडी को होश आता है तो उसे अपने सामने कांच के पिंजरे में डिटेक्टिव मलिगन बंद दिखाई देता है। मलिगन एडी को चेतावनी देता है कि वे सब बहुत बड़े खतरे में हैं क्योंकि उनके पीछे शिकारी राक्षस पड़े हुए हैं। वह कहता है कि यहां जमीन के नीचे कई सारे सिम्बायोट कैद हैं और कुनूल को कैद रखने के लिए उन्हें हर हाल में कोडेक्स को बचाना होगा। तभी वहां डॉक्टर पेन आती हैं और एडी से कहती हैं कि उसका वेनम अभी के लिए सुरक्षित है।
लेकिन जनरल स्ट्रिकलैंड वहां आकर डॉक्टर पेन की बात को खारिज कर देता है और कहता है कि अब यह मामला उसके हाथ में है। वह कहता है कि दुनिया को बचाने का एकमात्र तरीका यही है कि एडी और वेनम में से किसी एक को मार दिया जाए, क्योंकि दोनों के जिंदा रहने तक ही कोडेक्स जिंदा रहेगा। स्ट्रिकलैंड जैसे ही एडी को मारने की तैयारी करता है, तभी वहां वही शिकारी राक्षस जेनोफेज हमला कर देता है। पूरे केंद्र में भगदड़ मच जाती है और वो राक्षस सेना के जवानों को मारने लगता है। वेनम भी आजाद होकर एडी के पास पहुंच जाता है और कहता है कि उन्हें इस कोडेक्स को यहां से बहुत दूर ले जाना होगा। मलिगन के अंदर का सिम्बायोट टॉक्सिन एडी से कहता है कि वेनम को लेकर यहां से भागो। मुसीबत को बढ़ता देख डॉक्टर पेन वहां कैद बाकी सभी सिम्बायोट्स को आजाद कर देती हैं। वे सभी सिम्बायोट्स वहां मौजूद सेना के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के साथ जुड़ जाते हैं और उस शिकारी राक्षस से मुकाबला करने लगते हैं। इसी बीच मार्टिन और उसका परिवार भी एरिया 51 के बाहर घूमते हुए इस गुप्त केंद्र के पिछले रास्ते के पास पहुंच जाते हैं। तभी वहां जबरदस्त धमाका होता है और वे देखते हैं कि चारों तरफ एलियन और राक्षसों की लड़ाई चल रही है। मार्टिन के बच्चे डर जाते हैं और मार्टिन चिल्लाता है कि यहां सच में एलियंस का हमला हो गया है। एडी और वेनम भागते हुए बाहर निकलते हैं तो उनकी नज़र मार्टिन के परिवार पर पड़ती है, जो मुसीबत में फंसे हुए थे। एडी मार्टिन के पास जाता है और स्वीकार करता है कि उसने पहले झूठ बोला था। एलियन सच में होते हैं और उसका सबसे अच्छा दोस्त भी एक एलियन ही है। वेनम आगे आता है और मार्टिन के बच्चों को दिलासा देता है कि डरने की कोई बात नहीं है। वेनम अपनी पूरी ताकत से मार्टिन के परिवार को उस शिकारी राक्षस के हमले से बचाता है। लेकिन तभी आसमान में एक और बड़ा पोर्टल खुलता है और कनुल के आदेश पर वहां कई सारे नए शिकारी राक्षस धरती पर आ गिरते हैं। वेनम को समझ आ जाता है कि इन राक्षसों ने अपने घर पर संदेश भेजकर और मदद बुला ली है और अब उनका यहां से बचकर निकलना लगभग असंभव है। आगे हम देखते हैं कि आसमान से कई सारे शिकारी राक्षस नीचे गिरते हैं और चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। वेनम और बाकी सभी सिम्बायोट्स मिलकर उन राक्षसों को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और वे भारी पड़ने लगते हैं। वेनम को अच्छी तरह समझ आ जाता है कि जब तक वह और एडी दोनों जिंदा रहेंगे, तब तक उनके अंदर का कोडेक्स भी जिंदा रहेगा और ये शिकारी राक्षस कभी भी धरती का पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस बड़ी मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म करने का केवल एक ही रास्ता बचा था और वह यह है कि वेनम को खुद को कुर्बान करना होगा ताकि कोडेक्स पूरी तरह नष्ट हो जाए। वेनम एडी को सुरक्षित रखने के लिए उसे जबरदस्ती मार्टिन के परिवार की तरफ भेज देता है। एडी भागते हुए मार्टिन, उसकी पत्नी और उसके बच्चों को उनकी गाड़ी तक पहुंचाता है और उन्हें तुरंत वहां से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए कहता है। मार्टिन जाते जाते डर और गुस्से में चिल्लाता है कि एलियंस सच में बहुत बुरे होते हैं। इसी बीच जनरल स्ट्रिकलैंड भी अपनी बची हुई सेना के साथ मैदान में उतर जाता है और उन राक्षसों पर भारी हथियारों से अंधाधुंध हमला करने का आदेश देता है। इसके बाद वेनम अपनी पूरी ताकत लगाता है और उन सभी शिकारी राक्षसों को अपने शरीर के अंदर खींच लेता है। वह उन्हें घसीटते हुए एक बड़े एसिड टैंक की तरफ ले जाने लगता है, जहां बड़े बड़े पंखे चल रहे होते हैं। एडी यह देखकर पूरी तरह टूट जाता है और तड़पते हुए वेनम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वेनम उसे पीछे हटा देता है क्योंकि वह जानता है कि यह उनका आखिरी वक्त है। वेनम बेहद भावुक होकर एडी से कहता है कि वह एडी के साथ न्यूयॉर्क जाकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखना चाहता था, लेकिन शायद उनकी किस्मत में यह नहीं लिखा था। वह आखिरी पल में एडी से वादा लेता है कि एडी उसे कभी नहीं भूलेगा। तभी जनरल स्ट्रिकलैंड अपनी पहचान का इस्तेमाल करके उस पूरे हिस्से को उड़ाने का आदेश दे देता है। एक जबरदस्त धमाका होता है और एसिड टैंक के फटने से वेनम उन सभी शिकारी राक्षसों के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस भयंकर धमाके की चपेट में आने से जनरल स्ट्रिकलैंड भी मारा जाता है। दूर अपने अंधेरे लोक में कैद बैठा नल गुस्से में चिल्लाता है क्योंकि कोडेक्स खत्म होने की वजह से उसके आज़ाद होने की बची कुची उम्मीद भी टूट जाती है। वह कसम खाता है कि भले ही उसका योद्धा हार गया, लेकिन वह एक दिन खुद आकर पूरी दुनिया को जला देगा। मूवी के बिल्कुल अंत में एडी अकेला बच जाता है। सरकारी एजेंसी का जनरल एडी से आकर कहता है कि उसने और वेनम ने पूरे देश को एक बड़ी तबाही से बचाया है, इसलिए सैन फ्रांसिस्को और पिछले कुछ दिनों के उसके सारे पुराने मामले और इल्ज़ाम हमेशा के लिए साफ किए जाते हैं। लेकिन साथ ही उसे सख्त चेतावनी भी दी जाती है कि अगर उसने इस राज के बारे में कभी किसी को एक शब्द भी बताया तो उसे दुनिया के सबसे अंधेरे और ठंडे गड्ढे में बंद कर दिया जाएगा। एडी आज़ाद होकर सीधे न्यूयॉर्क चला जाता है। वहां वो अकेला खड़ा होकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखता है और अपने दोस्त वेनम की यादों में खो जाता है।
और उससे वादा करता है कि वह उसे अपनी आखिरी सांस तक कभी नहीं भूलेगा। और यहीं पर पूरी मूवी खत्म हो जाती है।